सो गाइज वेलकम बैक इन अनदर वीडियो ऑन एस पार्ट वन सिलेबस। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। सो पेपर 2 कवर कर रहे हैं हम लोग पार्ट 1 का, और उसमें आज हम लोग देखने वाले हैं गवर्नमेंट अकाउंट्स चैप्टर 4 और GFR 2017। सो बेसिकली आज हम लोग चैप्टर 4 देखेंगे जनरल फाइनेंशियल रूल्स का, और इसमें और बाकी बुक्स में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूं कि GFR जो है वो कॉमन है गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज़ के लिए। और जब हम लोग ऑडिट कोड या अकाउंट कोड पढ़ते हैं तो वो स्पेशली डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट को ध्यान में रख के बनाई गई है। लेकिन ये GFR जो है वो जनरल फाइनेंशियल रूल्स है, मतलब अक्रॉस द मिनिस्ट्रीज अक्रॉस द डिपार्टमेंट सब पे एप्लीकेबल हैं ये रूल्स। तो इसमें जब हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह देखेंगे तो वहाँ पर जनरल टर्म्स यूज हुई होंगी। वहाँ पर स्पेशल मतलब सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर या फिर IDS ऑफिसर इस टाइप का कोई भी रेफरेंस नहीं मिलेगा। जनरल बातें बताई गई होंगी जो सब डिपार्टमेंट्स में कॉमन है। ओके, सो GFR 2017 चैप्टर 4 SAS पार्ट 1 के सिलेबस में GFR का ओनली एक ही चैप्टर है, चैप्टर 4। ठीक है, जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 चैप्टर 4, और इस चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट अकाउंट्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। रूल 71, accounts of the union government shall be prepared every year by controller general of accounts means CGA, certified by controller and auditor general of India means CAG, shall be submitted to the president of India within 6 months of close of financial year, who shall cause them to be laid before each house of parliament। जो यूनियन गवर्नमेंट है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अकाउंट्स को कौन प्रिपेयर करते हैं? CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। सर्टिफाई कौन करते हैं? कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और जब ये अकाउंट्स रेडी हो जाते हैं तो इनको प्रेसिडेंट को सबमिट करना होता है, मतलब प्रेसिडेंट को ये अकाउंट्स दिए जाते हैं। ठीक है, और उसकी टाइम लिमिट क्या है? विद इन 6 मंथ ऑफ क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो, मतलब 31 मार्च में फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, उसके 6 मंथ के अंदर अंदर ये अकाउंट्स प्रेसिडेंट को सबमिट किए जाएंगे। और प्रेसिडेंट क्या करेंगे? प्रेसिडेंट इसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करवाएंगे। ठीक है, हु शैल कॉज डैम टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस हैं उनके सामने प्रेसिडेंट ये अकाउंट्स को प्रेजेंट करवाएंगे। ओके, बनाएगा कौन? CGA। सर्टिफाई कौन करेंगे? कैग। सबमिट किसको किए जाएंगे? प्रेसिडेंट को विद इन 6 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर। एंड इसको बाद में कहाँ प्रेजेंट किया जाएगा? बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, रूल 72 क्या है? फॉर्म्स ऑफ अकाउंट। फॉर्म ऑफ अकाउंट मतलब इंडिया के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अकाउंट किस फॉर्म में, किस फॉर्मेट में बनाए जाएंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 150 है वो क्या बोलता है? द प्रेसिडेंट प्रिस्क्राइब्स द फॉर्म ऑफ अकाउंट, मतलब प्रेसिडेंट ये बताएंगे कि इंडिया के अकाउंट को किस फॉर्म में रखा जाएगा। ठीक है, किस तरीके से अकाउंटिंग की जाएगी। ठीक है, और उनको एडवाइस कौन देंगे? कैग। तो बताएंगे प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे? कैग से एडवाइस लेके बताएंगे। लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट की जगह, मतलब प्रेसिडेंट की तरफ से ये काम करता कौन है रियल में? CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट CGA परफॉर्म्स दिस ड्यूटी ऑफ प्रिस्क्राइबिंग फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट बताएंगे, लेकिन प्रेसिडेंट की तरफ से ये बताता कौन है? CGA बताते हैं। ओके, और CGA ही रूल्स एंड मैनुअल्स बनाते हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड जो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होते हैं। The main principles according to which the accounts of government of India shall be maintained are contained in Government Accounting Rules 1990, Accounting Rules of Treasuries and Account Code Volume 3। So जो मेन प्रिंसिपल हैं जिसके बेस पे गवर्नमेंट अकाउंटिंग की जाती है वो रूल्स कहाँ पर मेंशन है? ये बुक्स के नाम दिए हुए हैं, जिसमें से ये गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल SAS पार्ट 1 के सिलेबस में भी है। इसके अलावा अकाउंटिंग रूल्स फॉर ट्रेजरीज एंड अकाउंट कोड वॉल्यूम 3। ये जो बुक्स हैं यहाँ पर बताया गया है कि कैसे अकाउंटिंग की जानी है, उसके प्रिंसिपल्स कौन कौन से फॉलो करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रूल 74,
गवर्नमेंट अकाउंट्स शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। देखो, जो मैंने अकाउंटिंग का कोर्स बनाया था, जो अभी अवेलेबल है इम्पैक्ट क्लासेस ऐप पे, सो उस अकाउंटिंग के कोर्स में मैंने आपको बताया था कि जो अकाउंटिंग होती है वो दो टाइप से होती है, कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। ओके, कैश बेसिस क्या होता है, एक एग्जांपल लेके समझो। जैसे एक ट्यूशन टीचर है, वो ट्यूशन टीचर किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाता है मंथली, ठीक है। तो 1 तारीख से उसका मंथ स्टार्ट होता है और वो 30 या 31 तक उस जो स्टूडेंट है उसको ट्यूशन देता है, ओके, पढ़ाता है। तो उसकी मंथली जो फीस बनती है वो 5,000 रुपीज़ बनती है, ओके। सो अगर हम लोग इस चीज़ की अकाउंटिंग कैश बेसिस पे करें तो क्या होगा कि सपोज़ उसने फर्स्ट से पढ़ाना स्टार्ट किया और 31 तक पढ़ाया, ठीक है। लेकिन उसको जो फीस है, जो उसकी ट्यूशन फीस थी 5,000, वो उसको जो स्टूडेंट के फादर थे, पेरेंट थे, उन्होंने सपोज़ 31 को नहीं दी, 3-4 दिन बाद दी, लेट से 5 तारीख को फीस दी, ठीक है। नेक्स्ट मंथ की 5 को फीस दी। तो अकाउंटिंग कैसी होगी, अकाउंटिंग ये होगी कि कैश कब मिला, 5 को मिला, मतलब पैसे कब मिले, 5 को मिला, ठीक है। डेट कौन सी थी, 5। तो अकाउंटिंग ये की जाएगी कि जो पैसे हैं वो 5 को मिले हैं, ठीक है। मींस नेक्स्ट मंथ की 5 को मिले हैं, तो वो अकाउंटिंग नेक्स्ट मंथ में चली जाएगी, क्योंकि जब पैसे मिले तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। और एक्रूअल बेसिस पे क्या होता है, एक्रूअल बेसिस पे ये होता है जब वो अमाउंट ड्यू हो जाता है तब हम लोग उसकी अकाउंटिंग करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज उस टीचर ने फर्स्ट से लेकर 31 तक पढ़ाया किसी बच्चे को, तो 31 को जैसे ही उसने पढ़ाया तो 31 को उसको फीस मिल जानी चाहिए थी। मिली ऑल दो वो 5 तारीख को, नेक्स्ट 5 तारीख को मिली, क्योंकि 31 को मंथ कंप्लीट हो गया तो 31 को ही मिल जानी चाहिए थी, तो वो ड्यू कब हो गई, 31 को। तो जब हम लोग एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करेंगे तो उसको किस डेट में दिखाएंगे, 31 को। क्यों मिली चाहे कभी भी, ठीक है, 5 को मिली, 10 को मिली, कभी भी फीस मिली, लेकिन वो ड्यू कब हो गई थी, वो 31 को ड्यू हो गई थी। तो हम लोग एक्रूअल बेसिस में ये देखेंगे कब वो ड्यू हो गई मिलने को। तो 31 जैसे ही आया लास्ट दिन, उसी दिन उसको मिल जानी चाहिए थी, उसी दिन वो ड्यू हो गई। तो अकाउंटिंग में ये दिखाएंगे कि 31 को 5,000 रुपीज़ मिले हैं, चाहे कैश बाद में मिला हो रियल में, लेकिन ड्यू कब हो गया उस दिन दिखाते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ओके। और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, जिस दिन कैश मिलेगा रियल में उसी दिन काउंटिंग करेंगे कि इसी दिन मिला है तो इसी मंथ का है, ओके। सो ये डिफरेंस होता है कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस में। इस पे आपको क्लैरिटी तब आएगी जब आप अकाउंटिंग का वो सिलेबस पूरा पढ़ेंगे, जो कि एस पार्ट 2 में है, ठीक है, आपको पढ़ना ही है। तो जब आप कैश बेसिस या एक्रूअल बेसिस पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा, ओके। अब इसमें क्या बोला है कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग कैसी होगी, कैश बेसिस पे होगी, लेकिन विद द एक्सेप्शन of such book adjustment as may be authorized by Government Accounting Rules 1990 or by any general or special order issued by central government on the advice of CAG। नॉर्मली कैश बेसिस पे होगी, लेकिन जैसे बुक एडजस्टमेंट कंसेप्ट होता है या गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल में कहीं दिया हो या कोई स्पेशल गवर्नमेंट जनरल ऑर्डर या स्पेशल ऑर्डर निकाले, तो उस केस में वो एक्रूअल बेसिस पे भी हो सकती है, लेकिन जनरली किस बेस पे होगी, कैश बेसिस पे। और ये जैसे कमर्शियल जो एंटिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, जो क्वासी कमर्शियल या कमर्शियल होती हैं, जैसे HAL है, ठीक है, वो हेलीकॉप्टर्स वगैरह बना के सेल करते हैं। इसके अलावा जो PSUs हो गई वो भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। तो उनकी अकाउंटिंग अलग टाइप की होती है, ओके। रूल 75, पीरियड्स ऑफ अकाउंट कब से स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च तक होता है, ओके। अकाउंट्स विल बी इन INR, इंडियन नेशनल रुपी, मीन्स इंडिया में जो अकाउंट्स इंडियन गवर्नमेंट के मेंटेन किए जाएंगे वो रुपीज़ में मेंटेन किए जाएंगे, ओके। All foreign currency transactions and foreign aid shall be brought into account after conversion into Indian rupees। अगर किसी फॉरेन कंट्री से कोई ट्रांजेक्शन हुआ है या फॉरेन कंट्री से कुछ हेल्प मिली है, एड में रुपए मिले हैं, तो उसको अकाउंटिंग करने से पहले उसे पहले इक्विवेलेंट इंडियन रुपी में कन्वर्ट किया जाएगा, तब उसकी अकाउंटिंग की जाएगी, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग इंडियन रुपए में ही होगी। रूल 77 क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम लोग जो पार्ट 1 का पेपर 1 था उसमें हम लोग ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसमें मैं बस इतना बताऊंगा कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है। इसका आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये MCQ में आ जाता है बार बार कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का आर्टिकल क्या है, 266(1). कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का आर्टिकल कितना है, 267।
पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया कितना है 266(2). जब आप लोग इस पार्ट 1 वीडियो सीरीज़ का पेपर 1 देखेंगे तो वहाँ पर इन तीनों के बारे में बहुत डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। तो उसको एक बार आप लोग रेफ़र कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार दोबारा वीडियो बनाने में फालतू में वीडियो नंबर ऑफ़ वीडियोज़ बढ़ेंगे। अब मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के 2 पार्ट होते हैं, रेवेन्यू पार्ट और कैपिटल पार्ट। मतलब जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? अब रेवेन्यू में भी 2 चीज़ें होंगी, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। किस ऐसी कैपिटल में भी 2 चीज़ें होती हैं, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू रिसीट वो होती है जैसे टैक्सेशन वगैरह है, ठीक है, कहीं से टैक्सेशन के रुपए आ रहे हैं, ठीक है, इस टाइप की जो मनी आ रही है डे टू डे ऑपरेशन से, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। इसी तरीके से डे टू डे ऑपरेशन में जो खर्चा हो रहा है, सपोज सैलरीज दे रही है गवर्नमेंट, ठीक है, ऐसे खर्चे कर रही है जिससे असेट क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई भी असेट क्रिएट नहीं हो रहा है, वो डे टू डे खर्चे हैं, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ऐसी कैपिटल की बात करें तो कैपिटल वो चीज़ होती है जैसे गवर्नमेंट ने कुछ खर्च किया और एसेट क्रिएट हुआ है। जैसे गवर्नमेंट ने सपोज कहीं पे एक्सपेंडिचर किया और एक बहुत बड़ी सपोज कोई रोड प्रोजेक्ट था, ठीक है, रोड प्रोजेक्ट बनाया, इस टाइप से बनाया, तो उसमें एक्सपेंडिचर तो हुआ लेकिन एक एसेट क्रिएट हुआ है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीट वो होती है जैसे उसको कैपिटल रिसीट से क्या होता है, जो एसेट होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है, या फिर लायबिलिटी बढ़ती है। अब आप ये लायबिलिटी और जो असेट वाला कंसेप्ट है ना, ये आप लोग जब अकाउंटिंग का कोर्स पढ़ेंगे ना, उसमें आपको क्लियर समझ में आएगा। एज ऑफ नाउ आप इतना समझ लो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के 2 पार्ट होते हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल। सो रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप जैसे पार्ट 1 की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद जो पार्ट 2 होता है उसमें ज़्यादा गैप नहीं मिलता है। जैसे सपोज अभी आप लोग पार्ट 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको काफ़ी लंबा टाइम होगा कि एग्ज़ाम जब भी होगा तब आप देंगे, लेकिन एक बार अगर पार्ट 1 क्लियर करेंगे उसके बाद पार्ट 2 के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो कुछ पेपर्स पार्ट 2 के भी रेडी करके रखने चाहिए। तो इसलिए अगर आप अकाउंटिंग को पहले से रेडी कर लेंगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका जो बैकग्राउंड है वो कॉमर्स का नहीं है, ठीक है, तो कॉमर्स का नहीं है तो उनको अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा पहले से क्लियर नहीं होती है, उनको एक एज अ न्यू एज अ लेमैन अकाउंटिंग स्टार्ट करनी पड़ती है, जैसे कोई जीरो से स्टार्ट करता है। तो इसलिए मैंने अकाउंटिंग का जो सिलेबस है वो अलग से पहले ही बना दिया था। तो अगर आप उसको एक पेपर को पहले ही तैयार करके रख लेंगे ना, तो पार्ट 2 में आपका प्रेशर कम होगा। और यहाँ पर ये कंसेप्ट भी समझ में आएंगे कि रिसीट, कैपिटल और असेट क्या होता है, ये सब चीज़ें भी समझ में आपको क्लैरिटी के साथ आ जाएंगी, ठीक है। पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया के कौन कौन से पार्ट होते हैं? रिजर्व फंड, डिपॉजिट्स, एडवांसेस एंड सस्पेंसेस। इसमें डायरेक्ट एमसीक्यू आता है कि पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया का कौन कौन सा जो एलिमेंट होते हैं उसमें कौन कौन से, ठीक है। तो इसमें से कोई 3 दे देंगे, एक कुछ और दे देंगे। तो आपको देखो डिपॉजिट और एडवांस तो इजी है याद करना, लेकिन ये रिजर्व फंड और सस्पेंस सुन के नहीं लगता ये पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया का पार्ट होगा। तो इसको ध्यान में रखना है कि पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। तो रिजर्व फंड, डिपॉजिट, एडवांस एंड सस्पेंस भी, ठीक है। Classification of transactions in government accounts. There are various sectors and then under them there are various मेजर हेड्स। देखो सबसे पहले जो अकाउंटिंग है उसको सेक्टर्स में बांटा गया है, ठीक है। फिर सेक्टर के बाद क्या आता है, मेजर हेड आता है। मेजर हेड किसको रिप्रेजेंट करता है, फंक्शन को, ठीक है। अब इसमें क्या है कि गवर्नमेंट जब कोई भी अकाउंटिंग करती है तो अकाउंटिंग करने के लिए उसके बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं। जैसे एक इजी एग्जांपल लें, जैसे आप अपने घर की अकाउंटिंग करना चाहें, ठीक है, अगर आप अपने घर के खर्चे की अकाउंटिंग करना चाहें तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो उसके 2 क्लासिफिकेशन कर देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। सबसे पहले तो हो जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फिर इनकम को फर्दर क्लासीफाई करेंगे कि इनकम कहाँ से आ रही है, सैलरी से कितनी आ रही है, रेंटल इनकम कितनी आ रही है, बिजनेस से कितनी आ रही है, ठीक है, ऐसे सेग्रीगेट कर दिया। ऐसे ही एक्सपेंडिचर हो गया। एक्सपेंडिचर को पहले हम लोग कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं? एक तो बोल सकते हैं कि एजुकेशन पे कितना खर्चा हो रहा है, फूड पे कितना हो रहा है, क्लॉथ पे कितना हो रहा है, ट्रैवलिंग पे कितना हो रहा है। फिर जो क्लॉथ है उसको फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं कि जो क्लॉथ हैं विंटर क्लॉथ पे कितना हुआ, समर क्लॉथ पे कितना हुआ, या फिर पर्सन वाइज कर सकते हैं कि फादर के उस पर कितना खर्चा हुआ, मदर के उस पर कितना खर्चा हुआ, चिल्ड्रन के कितना हुआ। तो ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है, फर्दर क्लासिफिकेशन करते जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही गवर्नमेंट क्या है जब अकाउंटिंग करती है तो क्लासिफिकेशन करती है।
सबसे पहले सेक्टर्स होते हैं। सेक्टर्स के नीचे कौन होते हैं? मेजर हेड। मेजर हेड क्या? फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन से फंक्शन में खर्चा जा रहा है, ठीक है। सब मेजर हेड, सब फंक्शन। और इससे एमसीक्यू 100% आता है कि कौन सी चीज़ किसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। जैसे माइनर हेड प्रोग्राम, सब हेड स्कीम, डिटेल्ड हेड सब स्कीम, ऑब्जेक्ट हेड प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब सबसे छोटा क्लासिफिकेशन यही है। तो इसको क्या है, अगर आप, मैंने जो वीडियो बनाया है डिफेंस अकाउंट कोड का चैप्टर 3 का, उसको एक बार आप जाके देखना, डिफेंस अकाउंट कोड चैप्टर 3, उसमें ये जितने भी हेड्स हैं उसके बारे में बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी है और ये भी बताया है कि उसमें क्लासिफिकेशन कैसे होगा, ठीक है। तो उस चैप्टर पे जाके आप एक बार इस चीज़ को अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा ना, जैसे जैसे आप एस का सिलेबस कवर करते जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें ओवरलैपिंग है, ठीक है। ओवरलैपिंग चीज़ें हैं कि वो इस बुक में भी हैं, दूसरी बुक में भी हैं, दूसरी बुक में भी हैं, ठीक है। तो बाद में आपका बस रिवीजन टाइप का होता रहता है। जैसे इस बार हम लोग जब जीएफआर में ये हेड्स पढ़ रहे हैं तो इसको ऑलरेडी हम लोग डिफेंस अकाउंट कोड में पढ़ चुके हैं चैप्टर 3 में। तो एक बार चैप्टर 3 में जाके आप देखेंगे, वहाँ मैंने बहुत डिटेल में इसको समझाया है कि हेड्स कैसे होते हैं और उनको कैसे क्लासीफाई किया जाता है, और एग्जाम्पल के साथ समझाया है कि कैसे गवर्नमेंट उसको क्लासीफाई करती है। तो यहाँ पर शॉर्ट में इसको भी देख लेंगे ना, तो यहाँ से भी एमसीक्यू आते हैं। सबसे पहले सेक्टर्स होते हैं, फिर मेजर हेड फंक्शन बताता है गवर्नमेंट का एक फंक्शन, फिर सब मेजर हेड सब फंक्शन, माइनर हेड प्रोग्राम कि किस प्रोग्राम में जा रहा है, उस प्रोग्राम के अंडर में कौन सी स्कीम में जा रहा है वो सब हेड बताता है, और उस इस किस स्कीम की किस सब स्कीम में पैसे खर्च हुए हैं वो डिटेल्ड हेड बताता है। और ऑब्जेक्ट हेड क्या होता है? जहाँ एट द एंड पैसे खर्च हो रहे हैं, मतलब बिल्कुल प्राइमरी यूनिट। पावर टू ओपन न्यू हेड्स, अगर ये जो क्लासिफिकेशन है, मेजर हेड सब है, मेजर हेड, माइनर हेड, सब हेड, ये सब है, इन सबको हेड को, न्यू हेड अगर ओपन करना है तो कौन ओपन कर सकता है, ठीक है। तो मेजर एंड माइनर हेड कौन ओपन कर सकता है? कैन बी ओपन बाई सीजीए ऑन एडवाइस ऑफ कैग। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट मेजर एंड माइनर हेड ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो मेजर और माइनर, तो सब मेजर भी उन्हीं के अंडर में आ गया। मोस्टली जगह पे क्या होता है, सब मेजर होता ही नहीं है, मेजर के बाद सीधे माइनर हेड होता है, कहीं कहीं सब मेजर भी होता है। इसलिए वहाँ पर दिया हुआ है कि मेजर एंड माइनर हेड कौन ओपन करते हैं? सीजीए ऑन द एडवाइस ऑफ कैग। तो उसमें सब मेजर हेड भी आ गया, ठीक है। तो सब मेजर हेड एंड माइनर हेड कौन ओपन करता है? सीजीए ऑन द एडवाइस ऑफ कैग। अब बात आती है सब हेड एंड डिटेल्ड हेड की। सब हेड एंड डिटेल्ड हेड कौन ओपन कर सकता है? इन डीएडी सीजीडीए। वैसे तो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कंसर्न, जिस भी जो भी मिनिस्ट्री है, जो भी डिपार्टमेंट है, वो सब हेड और डिटेल्ड हेड ओपन कर सकता है, लेकिन उसको किसको कंसल्ट करना पड़ेगा? इन कंसल्टेशन विद बजट डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, दोनों एमसीक्यू क्वेश्चन है कि मेजर एंड माइनर हेड कौन ओपन कर सकता है? सीजीए ऑन द एडवाइस ऑफ कैग। सब हेड डिटेल्ड हेड कौन ओपन कर सकता है? मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट कंसर्न, मतलब जिस भी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को जरूरत है कि उसको एक सब हेड डिटेल हेड नया चाहिए तो वो ओपन कर सकता है, लेकिन उसको कंसल्ट किसको करना पड़ेगा? बजट डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगर एग्जाम्पल के लिए देखें तो डीएडी में, मतलब डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, सीजीडीए 7 डिटेल्ड हेड्स ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, रेफर माई वीडियो ऑन चैप्टर 3 ऑफ डिफेंस अकाउंट्स कोड फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कोड हेड्स, ठीक है। तो आप चैप्टर 3 में जाके देखेंगे, वहाँ बहुत ही डिटेल में बताया गया है सब हेड्स के बारे में एग्जाम्पल के साथ, ओके। फॉर चार्ज एक्सपेंडिचर पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड। देखो दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होता है वोटेड एक्सपेंडिचर, एक होता है चार्ज एक्सपेंडिचर। वोटेड एक्सपेंडिचर वो होता है जिस पे पार्लियामेंट वोट करती है और उस एक्सपेंडिचर को कम कर सकती है, बढ़ा सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। चार्ज एक्सपेंडिचर वो होता है जिस पे पार्लियामेंट कुछ भी नहीं कर सकती, वो खर्चा होना ही होना है। जैसे जो हाई डिग्निटरीज होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज हो गए, कैग की सैलरी हो गई, इस टाइप के जो बड़े पोस्ट वाले लोग होते हैं, इनकी सैलरी चार्ज एक्सपेंडिचर में जाती है, मतलब उसको पार्लियामेंट कम नहीं कर सकती। ऐसा क्यों किया गया है? सपोज कोई कैग है, उन कैग ने क्या किया, सरकार की पोल खोलनी स्टार्ट कर दी कि हाँ यहाँ घोटाला हुआ है, यहाँ घोटाला हुआ है, तो सरकार क्या करेगी? गुस्से में आ जाएगी और कैग की सैलरी कम कर देगी, ठीक है। या सुप्रीम कोर्ट का कोई हाई कोर्ट का जज है, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ करने लगा तो गवर्नमेंट गुस्से में आ जाएगी, तो गवर्नमेंट उनकी सैलरी वगैरह कम कर सकती है। तो इससे बचने के लिए उन सबको चार्ज एक्सपेंडिचर में डाला गया है, जिससे वो फ्री होकर काम कर सकें, उन्हें कोई डर ना रहे कि गवर्नमेंट हमें कुछ पनिश कर देगी, ठीक है। तो उन लोगों की सैलरी वगैरह हो गई। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्टेट ऑफ तमिलनाडु से बोला कि आप केरला को सपोज 100 करोड़ रुपीज़ फाइन पे करो, तो जो सुप्रीम कोर्ट फाइन एंड पेनल्टी लगाता है वो भी चार्ज एक्सपेंडिचर में आता है,
ठीक है। तो इस टाइप के एक्सपेंडिचर भी चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं, उसमें पार्लियामेंट वोट नहीं कर सकती। अब ऑन द अदर हैंड अगर वोटेड एक्सपेंडिचर देखें, लेट्स से कि एक नई स्कीम आई कि उड़ान स्कीम आई, ठीक है, उड़ान स्कीम आई कि पूरे इंडिया को एयर से कनेक्ट कर देंगे, मतलब हर छोटे छोटे शहर में भी एयरपोर्ट बना देंगे। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए 10,000 करोड़ रुपीज़ का प्रोविज़न रखा। जब ये प्रपोज़ल पार्लियामेंट में गया तो पार्लियामेंट ने बोला भाई इंडिया अभी रेडी नहीं है, अगर छोटे छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट खोल देंगे तो फिर तो सब एयरलाइन लॉस में चली जाएंगी, कोई जो वहाँ के लोग हैं वो भी इतने इकोनॉमिकली कैपेबल नहीं है कि वो फ़्लाइट को यूज कर सकें। तो ये स्कीम ठीक नहीं है, इसको अभी केवल मीडियम सिटीज़ तक रखो, छोटे शहरों में मत ले जाओ। तो उसके और मीडियम सिटीज़ में एयरपोर्ट ओपन करने के लिए 10,000 नहीं, लेट्स से 5,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। तो पार्लियामेंट ने क्या किया कि अप्रूवल तो दिया बट रिस्ट्रिक्ट कर दिया अमाउंट। तो मतलब पार्लियामेंट का जो है उसमें से है कि रोल है कि उसको कम कर सकती है, बढ़ा भी सकती है और बिल्कुल मना भी कर सकती है पार्लियामेंट। तो वो वोटेड एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। तो चार्ज एक्सपेंडिचर हो गया जहाँ पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकती। चार्ज एक्सपेंडिचर के बारे में एक और बात है कि पार्लियामेंट वैसे तो उसे कुछ नहीं कर सकती, लेकिन बाद में उस पर डिस्कशन कर सकती है, लेकिन डिस्कशन करने में केवल उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन दी हुई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिससे टेंजिबल एसेट बनता है, टेंजिबल मतलब इसको टच कर सकते हैं, ठीक है, उस टाइप का एसेट बनता है। सपोज एक बिल्डिंग बना दी, ठीक है, एक कोई बहुत बड़ी मशीनरी खरीद ली, ठीक है, कोई व्हीकल खरीद लिया, वो टेंजिबल एसेट हो गया, मतलब बहुत लंबे टाइम तक चलता है इसलिए वो टेंजिबल एसेट हो गया। जिसकी लाइफ 7 ईयर्स से ज़्यादा हो, डेफिनेशन क्या है, जिसकी लाइफ 7 ईयर से ज़्यादा हो और जिस पे एक्सपेंडिचर 10 लाख से ज़्यादा हुआ हो, ठीक है, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं। ऑल एक्सपेंडिचर ऑन ए प्रोजेक्ट विच इज़ नॉट येट ओपन कम्स अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर। सपोज एक प्रोजेक्ट बनना है, सपोज ऑफिस ने एक जनरेटर सेट खरीदा बहुत बड़ा, ठीक है, उसकी कॉस्ट थी 20 लाख और 20 लाख जनरेटर की कॉस्ट थी। उसको लगाने के लिए एक रूम बनाया गया, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आए जिसको लगाना था उस जनरेटर को फिट करने के लिए। तो वो टोटल जितना भी खर्चा होगा जब तक कि वो जनरेटर यूज़ करने के लिए रेडी नहीं हो जाता, वो सब एक कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। और एक बार वो जनरेटर सेट यूज़ करने के लायक हो गया, उसके बाद फर्दर जो उसमें मेंटेनेंस होगा, उसमें फ्यूल पड़ेगा, वो सब रेवेन्यू में आएगा। ओके, रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन इंटेंजिबल थिंग्स एंड डे टू डे एक्सपेंसेस ऑन रनिंग एंड एसेट, ठीक है, डे टू डे एक्सपेंसेस रेवेन्यू में आते हैं। नेक्स्ट रूल 85, बैंकिंग अरेंजमेंट्स। RBI shall be the banker to government. It shall maintain cash balance of the government and provide banking facilities to the ministries and subordinate and attached offices, either directly through its own offices or through its agent banks. जो RBI है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स के लिए एज ए बैंकर की तरह काम करेगी। वो जहाँ जहाँ उसके खुद की ऑफिस है वहाँ वो खुद सर्विस दे सकती है, या फिर जो उसके एजेंट बैंक्स हैं लाइक SBI, उनको ऑथोराइज कर सकती है कि वो गवर्नमेंट को सर्विस दें। ओके, appropriation account of central ministries and central civil department shall be prepared by principal accounts officer of the respective ministries and departments। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर DAD की कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जनरल फाइनेंशियल रूल है, जनरल फाइनेंशियल रूल 2017, ये सारे मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट पे अप्लाई होते हैं। तो स्पेशली हम लोग डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट की यहाँ कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ जनरल स्टेटमेंट है सारे। तो जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट हैं सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ के एंड सेंट्रल के जो डिपार्टमेंट्स हैं सिविल, उन्हें कौन प्रिपेयर करता है, प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर। उस मिनिस्ट्री या उस डिपार्टमेंट के जो प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर हैं वो उसको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। लेकिन किसको छोड़ के, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को छोड़ दो, डिपार्टमेंट एंड पोस्ट को, एंड डिफेंस सर्विसेज को छोड़ दो, इन 3 लोगों को छोड़ दो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को छोड़ दो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को छोड़ दो, डिफेंस सर्विसेज को छोड़ दो, इन तीनों को छोड़ दो। तो बाकी जितने भी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं, सेंट्रल सिविल डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब जो खर्चा हो गया उसका अकाउंट, ठीक है। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में मनी हाथ में आई फिर जो खर्चा हुआ तो उसका अकाउंट जो बनाते हैं प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर बनाते हैं, ओके, उसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के, ठीक है, अंडर द गाइडेंस ऑफ CGA के गाइडेंस के अंडर में बनाते हैं, एंड साइन बाई देयर रिस्पेक्टिव चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी। बनाते कौन है, प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर, और उसको साइन कौन करता है, उसी डिपार्टमेंट के जो चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर हैं उसको साइन करते हैं। और किसकी गाइडेंस में ये सब होता है, CGA की गाइडेंस में होता है, ठीक है। अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड बाय CGA एंड सबमिटेड टू पार्लियामेंट। और पूरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ होल
ठीक है, ये तो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का अलग अलग हो गया, लेकिन पूरी यूनियन गवर्नमेंट एज अ होल उसका अप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाते हैं, सीजीए, और सबमिट करते हैं पार्लियामेंट को। और इसका भी एक प्रोसेस है, सीजीए बनाते हैं, कैग सर्टिफाई करते हैं, प्रेसिडेंट को दिया था और प्रेसिडेंट उसको प्रेजेंट करवाते हैं पार्लियामेंट के सामने। ओके, अब यहाँ पर बताया था कि सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड सिविल डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर बनाते हैं इन तीनों को छोड़ के, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड डिफेंस सर्विसेज। तो इनका क्या होता है, इसके बारे में बताया गया है कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ पोस्ट एंड डिफेंस सर्विसेज इज प्रिपेयर्ड एंड साइंड बाय सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दैट डिपार्टमेंट। मतलब उस डिपार्टमेंट में जो सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो उसको बनवाते हैं और साइन करते हैं। ठीक है, और इन केस ऑफ रेलवे, रेलवे केस में क्या होगा, चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड ये काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सेप्शन दिए थे उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है कि फिर अगर ये इनका प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर नहीं करते हैं तो कौन करता है, तो वो यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, प्रिंसिपल्स फॉर एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू, कि कैपिटल और रेवेन्यू के बीच में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सा एक्सपेंडिचर कैपिटल है, कौन सा रेवेन्यू है। कैपिटल शेल वियर ऑल चार्जेस फॉर द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन and equipment of a project as well as charges for intermediate maintenance of work while not yet open for service. It shall also bear charges for such further additions and improvements which enhances the useful life of assets. अगर कोई प्रोजेक्ट बनना है तो जब तक वो प्रोजेक्ट बन के रेडी नहीं हो जाता और वर्किंग कंडीशन में नहीं आ जाता, ठीक है, तब तक उस पर जितने भी खर्चे होते हैं वो कैपिटल में आते हैं, चाहे वो छोटे छोटे ही खर्चे हों। ठीक है, और अगर कोई फर्दर इम्प्रूवमेंट किया जाता है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक जनरेटर सेट आया, जनरेटर सेट 20 लाख का था, जो भी एग्जांपल लिया था मैंने इस पहले वीडियो में, उसी को थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। जनरेटर सेट 20 लाख का आया, उसको बनाने के लिए एक रूम बनाया गया। ठीक है, रूम के अंदर जनरेटर लगाया गया, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आए, बहुत हैवी वायर्स आए, कुछ वोल्टेज मीटर वगैरह, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, वो सब चीज़ें आई। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग हुई, तो जितना भी खर्चा हो रहा है जब तक वो यूज़ करने के लिए रेडी नहीं होता, वो सब किस में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। एक बार उसका इनाग्रेशन हो गया, ठीक है, यूज़ करने के लिए रेडी हो गया, फिर उस जनरेटर सेट ने काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद जितने भी खर्चे आएंगे उसको मेंटेन करने के, उसको सर्विस करने के, ठीक है, और उसको रिपेयर करने के, उसमें फ्यूल डालने का, वो सब रेवेन्यू में आएगा। लेकिन सपोज 1 साल तक वो जनरेटर चला, 1 साल बाद क्या लगा कि ऑफिस को क्या लगा कि यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, पानी भर जाता है, तो जनरेटर सेट को उस पर फ्लोर पर रखना ठीक नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म बनवाया 2 फीट हाइट पे, मतलब 2 फीट ऊंचा एक प्लेटफॉर्म बनवाया, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जनरेटर सेट को रखा गया। तो क्या हुआ, सच फर्दर एडिशन एंड इम्प्रूवमेंट्स विच एनहेंस द यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स। इसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में डालेंगे, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि एक तो ये खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा है, छोटा मोटा खर्चा तो है नहीं, दूसरा उससे क्या है कि जो असेट है उसकी यूजफुल लाइफ बढ़ रही है, तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में डाल देंगे। ओके, और रेवेन्यू के बारे में क्या दिया हुआ, रेवेन्यू शैल बी सब्सिक्वेंट चार्जेस फॉर मेंटेनेंस फॉर ऑल वर्किंग एक्सपेंसेस, दीज एम्ब्रेस ऑल एक्सपेंडिचर ऑन वर्किंग एंड अपकीप ऑफ द प्रोजेक्ट, जो मैंने भी बताया। ठीक है, बाद में मेंटेनेंस वगैरह जो होगा वो सब रेवेन्यू में आएगा। एडजस्टमेंट विद फॉरेन गवर्नमेंट्स आउटसाइड बॉडीज, ठीक है, अनलेस एग्जेम्प्टेड बाई गवर्नमेंट बाई जनरल और स्पेशल ऑर्डर। ठीक है, जब तक गवर्नमेंट ने उसको एग्जाम्प्ट नहीं किया हो, मतलब या फिर कि कोई स्पेशल या जनरल ऑर्डर देके नहीं बताया हो, तब तक क्या करना है, सर्विसेज शैल नॉट बी रेंडर्ड टू एनी फॉरेन गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट बॉडी और इंस्टीट्यूशन और टू ए सेपरेट फंड कंस्टिट्यूटेड एज सच एक्सेप्ट ऑन पेमेंट। मतलब कि पेमेंट के बिना किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट, एनजीओ, किसी और इंस्टीट्यूट को सर्विस नहीं देनी है। ठीक है, एक्सेप्ट एंड पेमेंट, मतलब पेमेंट पे तो कर सकते हैं, पेमेंट पे तो सर्विस दे सकते हैं, फ्री सर्विस नहीं देनी है। फ्री सर्विस कब दे सकते हैं, जब गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट किया हो कि आपको इससे फीस नहीं लेनी है, या जनरल या स्पेशल ऑर्डर से स्पेशल छूट दी हो कि इससे पैसे मत लो, तो मतलब फ्री में सर्विस नहीं दे सकते। ओके, पेमेंट पे दे सकते हैं। सो GFR 2017 चैप्टर 4 में बस इतना ही था। इसके साथ साथ हम लोग जब MCQ करेंगे तो ये GFR चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। सो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
Till then, keep preparing for examination.